रात के लम्हे जैसे थम गए थे। कमरे में मध्यम सुनहरी रोशनी गुलाबों की पंखुड़ियों पर ठहरी हुई थी। कमरे में गुलाब की भी खुशबू फैली हुई थी। अबान शाह दरवाजा खोलकर अंदर आया तो कदम रुक गए थे। वो देखने में बहुत हसीन था। ऊंचा, लंबा चौड़ा, मजबूत, कसरती शरीर। वो किसी शहजादे से कम नहीं था। अंधेरा, हल्की रोशनी और ये गुलाबों की खुशबू उसे उलझन सी हुई थी। वो पलटने वाला था कि किसी के नरम हाथों ने पीछे से उसकी आंखों पर गिरफ्त मजबूत कर ली थी। पहचाना, नरमी से हंसती हुई आवाज। वो चौंका, एक झटके से हाथ हटाया। रूमी सामने खड़ी थी, रेशमी कपड़ों में, चांदनी जैसा चेहरा, आंखों में शरारत और उम्मीद का मिला जुला अक्स नजर आ रहा था। वो कुछ कहती, इससे पहले वो माथे पर बल डालकर बोला था, ये क्या हाल बनाया हुआ है तुमने कमरे का? दिमाग ठीक है तुम्हारा? इंसान कितना थका हुआ आता है अपने कमरे में, आराम करता है, और तुमने ये क्या तमाशा लगाया हुआ है? कमरे में इतना अंधेरा क्यों है? क्या हुआ? उसकी आवाज भारी और गुस्से से भरी हुई थी। रूमी जरा सा मुस्कुराकर बोली, शाह साईं, गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप? ये सब मैंने आपके लिए किया है। देखिए ना, सब कुछ कितना खूबसूरत लग रहा है और आप नाराज हो रहे हैं। अपनी मासूम सी बीवी का दिल तोड़ रहे हैं। फिर थोड़े गुस्से में बोला, खूबसूरत नहीं, मुझे ये सब तमाशा लगता है। उसने गहरा सांस लिया था। क्या जरूरत थी इन सब बेकार चीजों की, जब कोई फायदा ही नहीं? मुझे औलाद चाहिए और तुम वो मुझे नहीं दे सकती। मैं अब थक गया हूँ। रूमी के चेहरे की रंगत लम्हे भर को उड़ गई थी, मगर वो खामोश नहीं रही। वो हिम्मत करके बोली, ऐसी बात नहीं है, ये सब खूबसूरत है अगर हम इसे दिल की नज़र से देखें। आप ऐसी बातें मत करें, मुझे तकलीफ हो रही है। मैं आज ही डॉक्टर से मिली थी। उन्होंने बताया कि कभी कभार वक्त का फर्क होता है। औरत का शरीर हर महीने सिर्फ चंद दिनों में गर्भ ठहरने के लिए तैयार होता है। मैंने हर एक चीज़ पर जांच की है। आप मेरी बात को ठंडे दिमाग से सुने। अगर हम दोनों एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो कभी भी हमारे घर खुशियां नहीं आएंगी। वो और कुछ कहती, इससे पहले अबान तंज भरी मुस्कुराहट से बोला, बेकार की बातें हैं ये। वो अपनी बात पूरी करता, इससे पहले वो बोली, नहीं, आपकी सोच ही गलत है। मेरी बात एक बार सुन ले, आपका कुछ नहीं जाएगा। जबकि वो हाथ बांधकर खड़ा हो गया था और तंज भरे अंदाज में उसको देखने लगा था, जबकि वो उसका अंदाज नजरअंदाज करते बोली, डॉक्टर ने बताया कि औरत का अंडाणु निकलना तकरीबन महीने के 14वें दिन के करीब होता है। जब इसके अंडाशय तैयार होते हैं, यही वो वक्त है जब पति और पत्नी के बीच निकटता ज्यादा असर रखती है। अबान ने उसकी बात काट दी थी, और तुम्हें लगता है 3 साल बाद कोई चमत्कार हो जाएगा? अब मुझे इन सब बातों से कोई उम्मीद नहीं रही। रूमी, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है हमने इन 3 सालों में कितना प्रयास किया है, और अब ये बातें बेकार हैं। इसलिए मुझे किसी भी काम के लिए मजबूर मत करो। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है। मैं हर चीज से थक चुका हूँ। उसकी आवाज में हार थी, मगर रूमी ने वो हार खुद पर हावी नहीं होने दी। आप थक गए हैं, मैं जानती हूँ। वो उसके करीब आई, उसके चेहरे के करीब होकर बोली, मगर कभी ऊपर वाला देर से देता है, इनकार नहीं करता। डॉक्टर ने कहा है कि आप दोनों स्वस्थ हैं, तो वक्त और सही तरीका ही फर्क पैदा करता है। इस बार मेरी बात पर अमल करें, प्लीज। मैं बहुत उम्मीद के साथ आज ये सब कर रही हूँ, और मुझे यकीन है मेरा रब मेरी उम्मीद नहीं तोड़ेगा। एक औरत होकर जब मैंने हिम्मत नहीं हारी, तो आप एक मर्द होकर क्यों हार रहे हैं? अबान ने नजरें चुरा ली थी। वक्त और तरीका, अब तुम बताओगे मुझे कब और कैसे जीना है? उसका दिमाग खराब हो रहा था। ये बातें उसे अजीब तकलीफ में डाल रही थीं। उसकी आवाज में वही नरमी, मगर हल्का सा दुख भी शामिल हो गया था। नहीं, बस चाहती हूँ हम दोनों एक ही दिशा में कोशिश करें। डॉक्टर ने कहा है कि अंडाणु निकलने के आसपास के 5 दिन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इस दौरान निकटता के बाद औरत को शांत रहना चाहिए, दबाव नहीं। भोजन में आयरन और फॉलिक एसिड शामिल करना भी जरूरी है। आप चाहें तो हम दोनों साथ मिलकर ये सब कर सकते हैं। अबान ने हंकारा भरा, बातें तो तुम बहुत अच्छी कर लेती हो, लेकिन हकीकत बदलती नहीं है।
तुम हर महीने उम्मीद बांध लेती हो और आखिर में रोती हो। मैं अब और ये सब नहीं देख सकता। मेरी सहन शक्ति खत्म हो गई है। रूमी ने लम्हे भर के लिए आंखें बंद की थीं, जैसे दिल के शोर को सुन रही हो। फिर धीरे से बोली, रोती हूँ क्योंकि अब भी यकीन है कि ये घर खाली नहीं रहेगा। शायद ऊपर वाला हमारी परीक्षा को देख रहा है अबान। कभी कभी उम्मीद ही वो प्रार्थना होती है जो खुद सुनी जाती है। अबान ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। वहाँ कोई जिद नहीं थी, सिर्फ यकीन का शांत समुंदर मौजूद था। कमरे की खुशबू एक बार फिर घुलने लगी। गुलाबों की पंखुड़ियाँ हवा के साथ हल्की सी हलचल में आई थीं। अबान ने गहरी सांस ली थी। ठीक है, उसने धीमी आवाज में कहा, डॉक्टर की बात मान लेते हैं, लेकिन ये आखिरी बार है। मैं कभी तुम्हारे करीब उस ख्याल से नहीं आऊंगा। रूमी ने धीरे से मुस्कुराकर चिराग बुझा दिया था और उसका स्पर्श अपने शरीर पर महसूस करने लगी थी। आंखों से धीरे धीरे आंसू भी बह रहे थे, लेकिन उसको यकीन था वो इस बार अपना मकसद हासिल कर लेगी। ताबान के चेहरे पर पहली बार हार की बजाय थकान के साथ सुकून दिखाई दिया था। गुलाबों की खुशबू अब हल्की नहीं, गहरी हो गई थी, जैसे उम्मीद ने पहली सांस ली हो। अगली सुबह की रोशनी धीरे धीरे पर्दों के किनारे से छनकर अंदर आ रही थी। वो नाश्ता कर चुका था, अब ऑफिस के लिए निकल रहा था, लेकिन हमेशा की तरह उसने अपनी माँ को अलविदा कहना जरूरी समझा था। उनके कमरे के दरवाजे पर खड़ा होकर वो बोला, अम्मा, मैं निकल रहा हूँ। ऑफिस में आज फाइलों का ढेर है। रात को थोड़ा देर से आऊँगा। आप आराम कर लीजिएगा, सुबह मुलाकात होगी। नजमा बेगम हल्की आवाज़ में बोली, अबान, इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अबान के कदम रुक गए थे, चेहरे पर हल्की उलझन, घड़ी की सुइयों की तरफ एक नज़र, फिर गहरा सांस लेकर वो पलट आया था, धीरे से सोफे के करीब बैठ गया था। जी अम्मा, खैरियत हैं? नजमा बेगम की नज़रें फर्श पर जमी रही थीं, फिर धीरे से बोली, तुम मेरे इकलौते वारिस हो, मगर तुम्हारा कोई वारिस नहीं है। यही चिंता मुझे सोने नहीं देती। अबान चौंक कर सीधा बैठ गया था। अम्मा, ये बातें फिर से? हाँ, फिर से। तुम्हारी इतनी जमीन, इतना कारोबार, नाम है, सम्मान है, लेकिन अगर तुम्हारी औलाद नहीं हुई तो ये सब किसके काम आएगा? हमारे बाद ये रिश्तेदार हमारी संपत्ति को गीतों की तरह नोच खाएंगे। तुम देखना, किसी को तुम्हारा दुख याद नहीं होगा, बस तुम्हारा पैसा याद रहेगा। अबान ने हाथ जोड़कर माथे पर रखे, जैसे थकान से झुक गया हो। मैं क्या करूं अम्मा? हर अच्छे डॉक्टर के पास जा चुका हूँ, हर रिपोर्ट साफ है। वो भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, बस ऊपर वाले ने देर लगाई है। अब मैं इस पर भी शक करने लगूं क्या? नजमा बेगम ने ठंडी सांस ली। ये सब बातें दिल बहलाने की हैं। हो सकता है तुम्हारी बीवी खुद डॉक्टर से बात कर लेती हो, पढ़ी लिखी है, चालाक भी है। हो सकता है वो पहले दिन उनसे कह देती हो कि जब हम दोनों आए तो यही कहना कि सब ठीक है, बस ऊपर वाले की तरफ से देर है। तुम नहीं जानते, आजकल की लड़कियां बहुत दिमाग रखती हैं। अब्बान ने सर उठाया। अम्मा, आप हद से गुजर गई हैं। रूमी ऐसी नहीं है। नजमा बेगम की आवाज में कड़वाहट आ गई थी। तो फिर 3 साल में तुम्हें औलाद क्यों नहीं हुई? इतना वक्त किसी प्रार्थना, किसी दवा को लगता है। तुम मानो या ना मानो, वो औरत बांझ है। अबान हल्के लड़ते हुए लहजे में बोला, अम्मा, ऐसी बातों का कोई फायदा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरे घर औलाद हो। कौन मर्द नहीं चाहता? लेकिन शायद ये नसीब का मामला है। हम चाहकर भी कुछ नहीं बदल सकते। नजमा बेगम उसकी तरफ झुककर बोली, नसीब में सब कुछ है, मगर नसीब बदलते हैं जो खुद कदम उठाते हैं। तुम चाहते नहीं हो, इसलिए रुके हुए हो। एक बात मानो। वो ठहरी, फिर मध्यम मगर गहरी आवाज में बोली, तुम दूसरी शादी कर लो। अबान लम्हा भर के लिए ठिठक गया। क्या कहा आपने? वो बेचैनी से बोला था। हाँ, दूसरी शादी। रुजदा तुम्हें पसंद करती है और मैंने भी गौर किया है, वो तुम्हारे लायक है। पढ़ी लिखी, समझदार, कारोबारी दिमाग वाली है। तुम्हारे लिए आसानी भी होगी, सम्मान भी होगा। सोचकर देखो। अबान खामोश बैठा रहा, उंगली से अंगूठों को घुमाता रहा। अम्मा, आपको अंदाजा है आप क्या कह रही हैं? मैं किसी और औरत को अपनी जिंदगी में कैसे ला सकता हूँ? जब रूमी रूमी को तलाक मत दो, ऐसे रख लो, मगर रुजदा से शादी कर लो। मुझे पोता देखना है। नजमा बेगम की आवाज़ अब ठोस थी, जैसे फैसला सुना चुकी हूँ। मैंने खुद मालूम किया, उसकी चिकित्सा जांच बिल्कुल सही है। इसके ज़रिए तुम्हें वारिस मिल जाएगा और फिर तुम्हारे दिल से ये बोझ भी उतर जाएगा। अबान के होठ ज़रा से हिले, मगर कोई लफ्ज़ नहीं निकला।
वो सिर्फ माँ की आंखों में देखता रहा। वहाँ डर छुपा था, खानदानी नाम के डूबने का डर, खाली विरासत का डर। कमरे में कुछ देर खामोशी रही। नजमा बेगम धीरे से बोली, सोच लो बेटा, वक्त हाथ से निकल जाए तो फिर पछतावा ही रह जाता है। अबान ने उठने की कोशिश की, मगर फिर रुक गया, नजरें नीचे की और कहा, मैं चलता हूँ अम्मा, दफ्तर के लिए देर हो रही है। देर अब तुम्हारी जिंदगी में हो रही है बेटा, दफ्तर में नहीं। तुम सोच लो, समझ लो, इसमें तुम्हारी भलाई है। मैं तुम्हारे लिए बुरा नहीं चाहती। वो पलटा नहीं, बस धीरे से दरवाजा खोला, मगर चेहरे पर सुकून नहीं था। कदम भारी थे और दिल के किसी कोने में वो फैसला जिससे वो इनकार कर रहा था, खामोशी से जड़ पकड़ चुका था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। दोपहर की रोशनी शीशे के पर्दों से छनकर मेज पर फैल रही थी। अबान शाह अपने केबिन में बैठा फाइलों के ढेर में गुम था। एयर कंडीशन कमरे में सिर्फ कल्म की हल्की सी आवाज और घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। आइए। दरवाजा खुला तो रुजदा ने अंदर कदम रखा। हल्की महंगी खुशबू, आत्मविश्वास भरी मुस्कुराहट और आंखों में खास चमक। वो दरवाजे पर रुककर बोली, हेलो मिस्टर अबान शाह, अगर आपकी इजाजत हो तो यह अनोखी चीज आपके कमरे में दाखिल हो जाए। अबान के लबों पर दबी मुस्कुराहट उभरी। आइए आइए, इजाजत दी जाती है। रुजदा हंसते हुए अंदर आई और सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। अबान कलम रखकर बोला, बहुत दिनों बाद तुमने ऑफिस का चक्कर लगाया है। तुम्हारी कंपनी कैसी जा रही है? सब बहुत अच्छा जा रहा है। वो आत्मविश्वास भरे लहजे में बोली, आंटी का फोन आया था, बता रही थी कि तुम काफी परेशान हो। क्या बात है? अबान ने नजर झुकाई, फिर मेज पर पड़ी फाइल बंद कर दी। कुछ खास नहीं, बस घरेलू उलझने हैं। तुम्हें तो पता है, अम्मा को किसी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना उनकी आदत है। परेशानी इतनी नहीं जितनी बताई गई होगी। रुजदा ने जरा सा झुककर उसके चेहरे को गौर से देखा। परेशान तो लग रहे हो, बोलो, दिल हल्का हो जाएगा। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, हाँ, शायद कुछ बातों का वजन अंदर रह जाता है। रुजदा खामोश रही, फिर धीरे से अपना हाथ अबान के हाथ पर रख दिया। मैं जानती हूँ तुम्हें किस बात का बोझ है। आंटी ने बताया तुम औलाद की वजह से बहुत परेशान हो और अब दूसरी शादी के बारे में भी सोच रहे हो। अबान ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उन्होंने तुमसे ये बात की? जी, और तुम्हें हैरत नहीं होनी चाहिए। मैं काफी हिम्मत वाली हूँ, तुम अच्छी तरह जानते हो। जो दिल में होता है वही जुबान पर लाती हूँ। वो लम्हा भर रुकी, फिर बोली, मुझे रूमी से कोई दुश्मनी नहीं। वो बहुत अच्छी है, सादी शरीफ, मगर शायद वो तुम्हारी जैसी जिंदगी नहीं निभा सकती। एक घर सिर्फ प्यार से नहीं चलता, दिमाग, फैसले और समझ भी चाहिए होती है। तुम्हारे पास सब कुछ है, सम्मान, हैसियत, मगर तुम्हें एक ऐसी औरत चाहिए जो तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चले, ना कि पीछे रहकर बस प्रार्थना करती रहे। अब्बान की नजरें अब भी उसके चेहरे पर जमी, मगर चेहरे का प्रभाव सपाट था। तुम कहना क्या चाहती हो रुजदा? वो मुस्कुराई, मगर लहजा गंभीर था। ये कि आंटी चाहती हैं कि मैं तुमसे शादी कर लूं, और जहां तक मेरी बात है, मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। बल्कि सच कहूँ तो शायद तुम मुझे काफी वक्त से अच्छे लगते हो, इसलिए आज खुद आ गई हूँ ताकि तुम्हें साफ साफ बता दूं। अगर तुम मेरे बारे में कुछ ऐसा सोच रहे हो तो मेरी तरफ से जवाब हाँ में है। कमरे में लम्हे भर के लिए सन्नाटा छा गया। अबान ने गहरी सांस ली, कुर्सी से जरा पीछे हटा और धीरे से बोला, तुम जानती हो ना तुम क्या कह रही हो? शादी एक बहुत बड़ा फैसला होता है। हम राजकुमार हैं, हम अपनी बीवियों को छोड़ते नहीं हैं। अगर तुम मेरी जिंदगी में शामिल हुई तो एक बात दिमाग में रखना, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर तलाक नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रुजदा के लबों पर हल्की सी हंसी फूटी। कौन मूर्ख तुमसे तलाक लेना चाहेगा? तुम जैसे मर्द अब कहाँ बचे हैं? तुम एक अच्छे इंसान हो, और शायद यही वो चीज है जिसने मुझे तुम्हारी तरफ खींचा है। फिर से नजरें नीचे की। मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, घर पर बात करनी होगी अम्मा से, हालात से। सब कुछ एकदम से नहीं बदलता। रुजदा ने अपने बाल कान के पीछे किए। बदलने की जरूरत भी नहीं है, बस कदम उठाने की जरूरत है। तुम सोच लो, मैं तैयार हूँ, जब तुम चाहो, जिस तरह चाहो। अबान ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं घर जाकर बात करता हूँ, फिर तुम्हें कुछ सूचना दूंगा। रुजदा उठ खड़ी हुई। ठीक है मिस्टर अबान शाह, मैं इंतजार करूंगी, मगर ज्यादा नहीं। वो चलती हुई दरवाजे तक गई, फिर पलटकर बोली, और हाँ, अपनी परेशानी को चेहरे पर ना रखा करो। तुम पर गंभीरता अच्छी लगती है, मगर मुस्कुराहट तुम्हें और विश्वसनीय बनाती है। दरवाजा बंद हुआ और कमरे में खुशबू की एक हल्की लकीर बाकी रह गई। अबान के दिमाग में वो अल्फाज देर तक गूंजते रहे थे,
मेरी तरफ से हाँ है। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। शाम का वक्त था। सूरज की आखिरी किरणें खिड़की से कमरे में दाखिल हो रही थीं। हल्की सी नारंगी रोशनी सोफे के किनारों पर गिरी हुई थी, जहां नजमा बेगम चश्मा लगाए किताब पढ़ रही थीं। दरवाजा धीरे से खुला। अबान अंदर आया। चेहरे पर उलझन थी, रफ्तार में बेचैनी। अम्मा, या आपने रुजदा को फोन कर कर क्या कहा था? वो सीधा आकर उनके बराबर में बैठ गया। नजमा बेगम ने चश्मा उतारा। क्या मतलब? मतलब ये कि वो आज ऑफिस आई थी और मेरे सामने बैठकर साफ कह रही थी कि मुझसे शादी करना चाहती है। अम्मा, मैंने सुबह आपको हाँ नहीं कहा था, फिर आपने उससे बात क्यों की? नजमा बेगम ने किताब मेज पर रखी, चेहरे पर जरा सा संतोष। मैंने सिर्फ बात की थी, हुक्म नहीं दिया। अगर वो तुम्हारे पास खुद गई है तो इसका मतलब है कि वो तुम में रुचि रखती है। और बेटा, ये तो खुशी की बात है। किसी औरत का तुम जैसे मर्द में रुचि लेना मामूली बात नहीं। अबान ने सर झुकाकर गहरी सांस ली। अम्मा, रूमी ये बात स्वीकार नहीं कर पाएगी। वो बहुत संवेदनशील है, उसे पता चला तो टूट जाएगी। नजमा बेगम सीधे लहजे में बोली, तो हम क्या करें? उसके संवेदनशील होने के लिए अपने वंश कुर्बान कर दें। मुझे अपने पोते की इच्छा है, वारिस चाहिए, तुम्हारा नाम आगे चलना चाहिए। कमरे में चंद लम्हों के लिए खामोशी फैल गई। अबान के चेहरे पर उलझन, बेबसी और थकान सब नजर आ रही थी। फिर वो धीरे से बोला, अम्मी, मैं रूमी को नहीं छोड़ूंगा। अगर दूसरी शादी कर भी लूँ तो सिर्फ औलाद के लिए। मेरे लिए हमेशा रूमी पहले रहेगी। मैं उसे सच में प्यार करता हूँ। नजमा बेगम ने चाय का कप रखा। बेटा, मैंने कब कहा कि उसे छोड़ दो? वो हमारे खानदान की बेटी है, हमारे घर का सम्मान है। लेकिन अगर दूसरी औरत आ रही है तो वो भी इस घर की बहू होगी। हालांकि जो स्थान रूमी का है वो सिर्फ उसी का रहेगा, किसी और का नहीं। अबान कुछ कहता, उसी पल दरवाजा जोर से खुला। रूमी अंदर आ चुकी थी। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं, आंखों में नमी थी। ये क्या कह रही हैं आप? आप दूसरी शादी कर रहे हैं? उसकी आवाज कांप गई थी। अबान ने चौंक कर पीछे देखा। नजमा बेगम ने जरा सा भौं चढ़ाया, मगर खामोश रहीं। रूमी, तुम जवाब दीजिए ना अबान, ये सब क्या है? वो आगे बढ़ा। इतनी नकारा औरत हूँ कि आपको किसी और की जरूरत पड़ गई। नजमा बेगम ठंडे लहजे में बोली, हाँ, कर रहा है मेरा बेटा दूसरी शादी, क्योंकि मैं अपने बेटे को एक बांझ औरत के साथ जिंदगी नहीं गुजारने दूंगी। 3 साल हो गए हैं। तुमने कौन सी खुशखबरी दी है इसे? अबान फौरन बोल उठा, अम्मा प्लीज ऐसे बात मत करें। मैं इससे खुद बात कर लूंगा। मैं क्यों ना बोलूं? नजमा बेगम ने कड़वाहट से कहा, मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ, मेरा बेटा दिन ब दिन मुरझा रहा है। हर माँ को अपने वंश की चिंता होती है। अबान ने हाथ उठाकर कहा, बस अम्मा, आप खामोश रहें, मैं संभाल लूंगा सब कुछ, बस। वो रूमी की तरफ ध्यान दिया। रूमी, तुम कमरे में जाओ, मैं भी आता हूँ, तुमसे बात करता हूँ। मुझे कहीं नहीं जाना। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। आप मेरे साथ ये अन्याय नहीं कर सकते। अबान, औलाद ऊपर वाले की देन है। अगर हमारे घर नहीं हो रही तो इसमें मेरा क्या दोष है? डॉक्टर ने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सब किस्मत का मामला है। अबान ने संयम रखते हुए कहा, मैं कह रहा हूँ कमरे में जाओ। नहीं जाऊंगी, वो चीखी। मैंने आपका साथ हर दुख में दिया, और आज जब मेरा वक्त आया तो आप दूसरी शादी कर रहे हैं। उसके कदम पीछे हटने लगे। चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। अबान एकदम बढ़ा, मगर वो अचानक मुड़ी और भाग गई थी। दरवाजे के बंद होने की आवाज के बाद कमरे में सिर्फ खामोशी रह गई थी। नजमा बेगम ने गहरी सांस ली। अब तुम भी देख लो, ये भावुक औरत घर संभालेगी या तुम्हारे भविष्य को रोकेगी? अबान ने नजरें नीचे की, कुछ कहना चाहा, मगर अल्फाज गले में फंस गए थे। कमरे की हवा में सिर्फ रूमी की लड़ती हुई आवाज गूंज रही थी, आप मेरे साथ ऐसा न्याय नहीं कर सकते। कुछ देर वो वहीं बैठा था और फिर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। कमरे में दाखिल होते अबान के कदम जैसे जमीन में धंस गए। सामने सोफे पर रूमी बैठी थी, चेहरा आंसुओं से तर, बाल बिखरे हुए और गोद में रखे रुमाल पर कई धब्बे पड़ चुके थे। दरवाजा बंद होने की आवाज पर वो चौंकी और अगले लम्हे उसकी आंखों में आग लपकी। वो तेजी से उठी, आंसू साफ किए बगैर चीखी कि कहाँ का न्याय है अबान? आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। दूसरी शादी? आप सुन रहे हैं ना? मैं मर जाऊंगी, लेकिन आपको किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। अबान ने गहरा सांस लिया, लहजे में संयम था। रूमी, बात को समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर रहा। इस्लाम ने मर्द को 4 की अनुमति दी है। मैं तुम्हें जगह से हटा नहीं रहा। तुम हमेशा मेरी पहली बीवी रहोगी। वो चीख उठी।
अनुमति की आड़ में अन्याय को छुपा नहीं सकते आप। मैंने डॉक्टर से बात की है। उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई। 2 महीने पहले नई रिपोर्ट आई है। अगर हम इलाज पूरा कर लें तो। कितने इलाज रूमी? अबान ने उसकी बात काटी। आवाज भारी हो गई। 3 साल से हर डॉक्टर, हर नुस्खा, हर प्रार्थना आजमा ली। हर बार ये कहा गया ऊपर वाले की तरफ से देर है। मैं थक चुका हूँ। मुझे अपनी औलाद चाहिए। वो फूट पड़ी। आपको औलाद चाहिए या प्यार? मैं तो यही समझती थी कि प्यार सबसे बड़ी दौलत है, लेकिन आपने इसे भी संपत्ति के वारिस के पैमाने में तोल दिया। अबान का चेहरा शांत हो गया। प्यार है, मुझ में बहुत है, लेकिन तुम माँ नहीं बन सकती जब तक औलाद की ख्वाहिश अंदर से ना चला दे। माँ के लिए भावना स्वाभाविक है, मगर एक बाप के लिए भी ये खालीपन तकलीफ बन जाता है। रूमी ने उसके बाजू पकड़ लिए। आंखों से आंसू बह रहे थे। तो फिर मेरी तकलीफ, मेरा डर, क्या मैं पत्थर हूँ? आप जानते हैं ना, मैं आपके बगैर कुछ नहीं। तो फिर क्यों ऐसा कर रहे हैं? वो नरम लहजे में बोला। मैं तुम्हें छोड़ नहीं रहा, सिर्फ एक और जिम्मेदारी स्वीकार कर रहा हूँ। वो झटके से पीछे हटी। जिम्मेदारी? औरत को ये जिम्मेदारी नहीं, वो एहसास है, सास है, और आप ये सब खत्म कर रहे हैं। अबान ने नजरें झुका ली। मैं अपनी माँ के सामने कमजोर नहीं पड़ सकता। उनका सपना है कि मेरे घर में बच्चों की हंसी गूंजे। मैं इनकार नहीं कर सकता। तो आप अपने दिल की आवाज नहीं सुनेंगे? वो रो रही थी, मगर लहजा खाली सा हो गया। मैं जानती हूँ वो औरत आपके लिए सब कुछ लेकर आएगी, सम्मान, खुशी, शायद औलाद भी, लेकिन वो आपको वो सुकून नहीं दे सकती जो प्यार देता है। अबान ने धीरे से कहा। प्यार का क्या फायदा अगर वो अगले को अधूरा रखे? रोमी ने लड़ती आवाज में कहा। आप बेबस नहीं, आप अन्याय बन रहे हैं। आप पाप कर रहे हैं, एक जीती जागती रूह को मार रहे हैं। अबान के चेहरे पर सख्ती आ गई। कुछ पाप नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे हक से वंचित नहीं कर रहा। तुम्हारा भरण पोषण, तुम्हारी सम्मान, तुम्हारा घर, सब वही रहेगा। तुम मेरी बीवी ही रहोगी। वो कदम पीछे हटाते हुए बोली। नहीं, ये न्याय नहीं। आपको मेरी बेबसी दिखाई नहीं देती? मैं हाथ जोड़ती हूँ अबान, ऐसा मत करें। ऊपर वाले के लिए। वो लम्हा भर को रुका। उसके चेहरे पर निगाह डाली, मगर शायद फैसला अंदर ही अंदर हो चुका था। उसने धीरे से कहा। मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता, मगर वक्त किसी के इंतजार में नहीं रुकता। और फिर बिना पलटे दरवाजा खोल के बाहर निकल गया था। दरवाजा बंद हुआ तो कमरे में सिर्फ रूमी की सिसकियों की आवाज बाकी रह गई। हवा रुकी हुई थी, जैसे दीवारें भी उसके दुख की गवाह बन गई हों। वो सोफे पर बैठ गई, हाथों में चेहरा छुपा लिया। आंसू उसके लफ्जों से तेज गिर रहे थे, और शायद पहली बार उसे अपने घर की दीवारें अजनबी लगी थीं। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। उसके लाख विरोध के बावजूद शादी की तैयारियां शुरू हो गई थीं। 1.5 हफ्ता गुजर चुका था, मगर घर की हवा जैसे हर लम्हे किसी आने वाले तूफान की खबर दे रही हो। शाम का वक्त था। लाउंज में हल्की सी रोशनी थी। नजमा बेगम सोफे पर बैठी थी और रुजदा उनके बराबर में। दोनों के बीच लाल और सुनहरी रंग का भारी शादी का जोड़ा फैला हुआ था। रुजदा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जबकि नजमा बेगम के लबों पर संतोष की झलकियां नजर आ रही थीं। रूमी लाउंज में दाखिल हुई, कदम धीरे, निगाहें भोजल, जैसे हर कदम उसके दिल पर बोझ डाल रहा हो। उसकी नजरें लम्हा भर को जोड़े पर रुकी। उसके होठ कांपे, मगर आवाज नहीं निकली थी। वो खामोशी से रुख मोड़कर किचन की तरफ जाने लगी थी कि पीछे से रुजदा की आवाज आई। अरे रूमी, रुके ना, कहाँ जा रही हैं? मिले कितने दिन हो गए, कैसी हैं आप? रूमी के कदम रुके, मगर वो पलटी नहीं। उसके कंधे जरा कांपे, फिर धीरे से बोली। जिंदा हूँ, और क्या चाहिए आप लोगों को? मरने की तो पूरी तैयारी कर ली है ना? रुजदा ने बनावटी मुस्कुराहट के साथ जोड़ा एक तरफ रखा। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। आपके पति खुद मुझसे शादी करना चाहते हैं। अब अगर आपके नसीब में औलाद नहीं है तो मर्द दूसरी शादी करेगा ना, इसमें मेरा क्या दोष? रूमी ने पलटकर उसे देखा, आंखों में खाली चमक। इतना घमंड मत करो रुजदा, ऊपर वाले को इतना अहंकार पसंद नहीं। ये ना हो कि शादी के बाद तुम्हारे घर में भी ये फूल कभी न खिले। रुजदा के चेहरे का रंग उड़ गया, मगर इससे पहले नजमा बेगम गुस्से से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। जबान संभाल कर बात कर, बदतमीज औरत, वो चिल्लाते हुए बोली। तुम बद्दुआ दे रही हो, मैं तेरा कत्ल कर दूंगी अगर एक लफ्ज और बोला। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि रुजदा के सामने जुबान खोलो। रूमी के आंसू बह निकले, मगर लहजा कमजोर नहीं हुआ। अम्मी, इतनी नफरत क्यों है? मैंने कभी रुजदा का नाम नहीं लिया। आप ही ने सब कुछ तो तय किया। अब आप मुझे ही अपराधी बना रही हैं। चुप रहो, नजमा बेगम ने उंगली उठाते हुए कहा। तुम्हारी कोई हैसियत नहीं कि तुम हमसे सवाल करो।
तुम सिर्फ इस घर में अब सिर्फ एक बोझ हो, एक बांझ औरत जिसकी वजह से मेरा बेटा औलाद से वंचित। रुजदा ने जरा तंज भरे अंदाज में कहा, आंटी ठीक कह रही हैं। आपको चाहिए कि खामोशी से अपनी जगह संभालें। आपकी किस्मत में यही लिखा था। अब तो बेहतर है कि अपनी सीमा में रहें, ताकि आपके पति के दिल में आपके लिए थोड़ा सा सम्मान बाकी रहे। रूमी लरजती आवाज में बोली, सम्मान? तुम लोग जिस प्यार को रच चुके हो, इसमें सम्मान कहाँ से ढूंढूं? तुम्हें लगता है कि शादी से सुकून खरीद लोगे? तुम नहीं जानती रुजदा, प्यार वो चीज है जो तुम्हारे लिए कभी भी उपलब्ध नहीं होगी। नजमा बेगम चीख उठी, बकवास बंद करो। तुम जैसी औरतों के मुंह से प्यार का लफ्ज भी भला लगता है। तुम्हारे सम्मान इसी में है कि खामोश रहो और जिस जगह हमने बैठा दिया है वहीं बैठो। मेरा बेटा तुम पर दया खाकर तुम्हें घर पर रख रहा है, वरना तुम जैसी औरतें तो पति के दर से बाहर निकाली जाती हैं। रूमी ने रोते हुए कहा, अम्मी, अन्याय की उम्र लंबी नहीं होती। एक दिन आपके अल्फाज आप ही को चुभेंगे। रुजदा ने हंसते हुए कहा, क्या नाटक करती हैं? आप भी बेहतर होगा किचन में जाकर वही करें जो आपके हिस्से में आया है। ये जोड़ा, ये सम्मान, ये स्थान अब मेरा है। रूमी के होठ कांपे, आंखों से बहते आंसू चेहरे पर उतर आए। वो धीरे से बोली, कभी सोचा है तुमने, जो दूसरों का हक छीनते हैं वो खुद अपने हक से वंचित रहते हैं। ऊपर वाला गवाह है, तुम्हारा अहंकार तुम्हें रुलाएगा। नजमा बेगम हाथ उठाते हुए बोली, बस अब एक लफ्ज भी मत बोलना, वरना याद रखना मैं तुम्हारी जुबान हमेशा के लिए बंद कर दूंगी। तुम्हारी हैसियत इस घर में अब एक नौकरानी से ज्यादा नहीं, समझी? रूमी ने नजरें झुकाई, कदम पीछे लिए और खामोशी से मुड़ गई। पीछे से रुजदा की हंसी और गहनों की खनक गूंजी थी। वो जाते हुए सिर्फ इतना बोली, अम्मी, कभी दिल में झांक कर देखिएगा, वहां सुकून नहीं मिलेगा। और फिर लाउंज का दरवाजा धीरे से बंद हुआ। बाहर शाम गहरी हो गई थी, जैसे आसमान उसके दुख के साथ शोक मना रहा हो। रात के 10 बज चुके थे। पूरा घर हल्के अंधेरे में डूबा हुआ था। बाहर लॉन में लगा फवारा बंद था, मगर उसकी बूंदों की नमी हवा में तैर रही थी। अबान शाह भारी कदमों से अपने कमरे में दाखिल हुआ, टाई खोलकर सोफे पर फेंकी, जूते एक झटके से उतारे और कमर की थकान उतारते हुए बिस्तर की ओर बढ़ा। मगर अगले लम्हे वो ठिठक गया। कमरे की हवा अजीब थी। इत्र की खुशबू आज मध्यम नहीं बल्कि बोझल लग रही थी। फर्श पर रूमी बैठी थी, बाल बिखरे हुए, चेहरा आंसुओं से तर। उसके सामने जमीन पर टिश्यू का ढेर और खास खुशबू थी। अबान ने चंद लम्हे उसे देखा, फिर उलझते हुए बोला, ये क्या हाल बना रखा है? कौन मर गया जो इस तरह रो रही हो? एक तो तुम्हें हर छोटी बात पर रोना आ जाता है। परेशान कर दिया तुमने मुझे। रूमी ने सर उठाया, आंखें लाल, कपकपाए हुए होठ। हाँ, मर गया है। मेरी खुशियां मर गई हैं, मेरा अस्तित्व मर गया है। और आप पूछ रहे हैं, कौन मरा? आप इतने संवेदनाहीन कैसे हो सकते हैं? आपको नजर नहीं आता कि मुझ पर क्या गुजर रही है? आपको सिर्फ अपने आप से मतलब है। अपनी खुशियां प्रिय हैं। वो दिन दूर नहीं जब मैं भी मर जाऊंगी और आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस मेरे जनाजे को ले जाकर सिर्फ आप कब्र में उतार देंगे और अगले दिन ये शादी कर लेंगे उससे। अबान की पेशानी पर बल पड़े। क्या हो गया है आखिर? रोज रोज यही रोना? मैं अब तंग आ चुका हूँ इन बेकार बातों की। छोड़ो, मुझे रोने की वजह दो। वो तड़प कर बोली, आज आपकी माँ और आपकी मंगेतर ने मुझे वो सब सुना दिया जो शायद किसी दुश्मन को भी नहीं सुनाया जाए। मेरी हैसियत, मेरी स्थिति, मेरा अस्तित्व सब मिट्टी में मिला दिया। कहा कि मैं बांझ हूँ, कि मैं इस घर में सिर्फ एक छाया हूँ। इस घर में मेरी हैसियत एक नौकरानी से बदतर है। ये कहकर आपने मुझसे शादी की थी। अगर मुझे ये तकलीफ देनी थी तो मुझे ब्याह कर क्यों लाए? अबान ने गहरा सांस लिया और उसको देखते हुए बोला, तो तुम्हें उनकी बातों का अब इतना असर होने लगा है? तुम्हें मालूम होना चाहिए, मैं इन सब में शामिल नहीं था। तुम मुझसे क्यों मुंह फेर रही हो? उसने तुम्हें पहले भी समझाया है, शादी जरूर कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं भूलूंगा। तुम्हारी जो हैसियत है वही रहेगी। किसी के कहने से तुम्हारी हैसियत कम नहीं हो जाएगी। और रही इन दोनों की बात, तो मैं दोनों को समझाऊंगा कि अब तुम्हें कोई कुछ न बोले। रूमी तंज भरी हंसी हंसती और उसको देखते हुए बोली, शायद नहीं, मगर खामोशी में साथी हैं आप उनके। सामने एक लफ्ज नहीं बोलते, बस पीठ मुड़कर सो जाते हैं। आपके लिए वाकई आपकी खुशियां प्रिय हैं। आपको एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आ रहा? आप इतने संवेदनाहीन कैसे हो सकते हैं? अबान जरा सख्त लहजे में बोला, बस करो रूमी, हद से ज्यादा भावुक हो रही हो तुम। वो खड़ी हुई आंसू पोंछे, मगर आवाज में कपन थी। नहीं अबान,
आज मैं भावुक नहीं, हकीकत में जिंदा हुई हूँ और मैंने फैसला कर लिया है, मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी, आपके साथ नहीं रह सकती। औरत कभी अपने पति को बांट नहीं सकती और मैं तो बिल्कुल नहीं। मुझे तलाक चाहिए। या तो मेरा किस्सा समाप्त करें या फिर ये नाटक खत्म करें जो आपने रचा हुआ है। अबान चौंक कर पलटा। क्या कहा तुमने? दिमाग ठीक है तुम्हारा? ये घटिया लफ्ज तुम जुबान पर कैसे लाई? वो कुछ और कहता, इससे पहले वो चिल्लाई थी, तलाक चाहिए मुझे। मैं अपनी नई जिंदगी शुरू करूंगी, अपनी खुशियां खुद बनाऊंगी। एक ऐसा इंसान ढूंढूंगी जो औरत को सिर्फ औलाद के पैमाने से ना नापे, जो बीवी के प्यार को भी महत्व समझे। आपके साथ मैं बर्बाद हो जाऊंगी और मुझे अब बर्बाद नहीं होना। मुझे छोड़ दे, आप तलाक दे मुझे। अबान की आंखों में गुस्सा चमका। वो आगे बढ़ा और उसका बाजू थाम लिया था। खबरदार रूमी, जबान संभाल कर बात करो। तुम्हें अंदाजा भी है क्या कह रही हो? शाह कभी भी अपनी औरत को छोड़ते नहीं हैं और जो औरत अपनी जुबान से ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करती है उसका भी बुरा अंत कर देते हैं। सोच समझकर अल्फाज अदा करो। वो और कुछ कहता, इससे पहले वो चीख कर बोली, ये दर्शन नहीं चलेगा मुझ पर। बस बहुत हो गया। मैं आपकी किसी जिद, किसी खानदानी परंपरा के नीचे नहीं दब सकती। अगर आपको औलाद के लिए दूसरी शादी का शौक है तो मुझे भी हक है कि मैं अपनी जिंदगी में सुकून तलाश करूं। और मेरा सुकून अकेले में है। मैं इस घर में रहकर आपको और आपकी इस नई बीवी को एक साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं औरत हूँ और औरत में इतनी सहन शक्ति नहीं होती कि वो अपने पसंदीदा मर्द को किसी और औरत के साथ बांट सके। अबान की पकड़ सख्त हुई। तुम हद से बढ़ रही हो। किसी कीमत पर तलाक नहीं दूंगा। तुम शाह की बीवी हो और रहोगी। किसी और मर्द का नाम तुम्हारे साथ कभी नहीं जोड़ा जा सकता। समझ गई? इसलिए अपनी सीमा में वापस आ जाओ। अब अगर दोबारा तुमने ये अल्फाज दोहराए, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रूमी ने उसकी आंखों में देखा। तो फिर आप मेरे पति नहीं, कैद करने वाले हैं। कहा ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं तो तुम खुद को समाप्त कर दोगी। वो फट पड़ी थी। एक दिन आप खबर सुनेंगे कि रूमी अब नहीं रही। अबान के चेहरे पर लम्हे भर को शांति छा गई। फिर उसने ठंडे लहजे में कहा, नाटक बंद करो। ये आत्महत्या की धमकियां देकर तुम मुझे मजबूर नहीं कर सकती। मैं तलाक नहीं दूंगा, कभी नहीं। वो पलटा, जेब से सिगरेट निकाला, जलाया और एक कश के बाद बोला, सो जाओ, सुबह मुझे दफ्तर जाना है और अब दोबारा मैं ये बात ना सुनूं। रोमी जमीन पर बैठ गई। उसके आंसू फर्श पर गिरते जा रहे थे। अबान ने एक लम्हे को पीछे देखा मगर फिर दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। दरवाजा बंद होने की आवाज के बाद सिर्फ घड़ी की टिक टिक बाकी रह गई थी और इसके बीच रोमी के रोने की दबी हुई आवाजें, चांद की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। बिल्कुल बेबस हुई, जैसे वो कुछ भी नहीं कर सकती। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। 1 महीने का वक्त किस तरह बीत गया कुछ पता नहीं चला। और आज कयामत का दिन था। आज उसके प्रिय पति की शादी थी। घर के आंगन में सफेद फूलों की महक घुली हुई थी। स्टेज के चारों ओर लाइटों की मध्यम रोशनी एक बनावटी खुशी के प्रभाव दे रही थी। रुजदा हल्के रंग के जोड़े में चुपचाप बैठी थी। हाथ हल्के से कांप रहे थे और निगाहें कालीन में अटकी हुई थी। अबान उसके बराबर में बैठा था, सफेद शलवार कमीज में। चेहरे पर वही गंभीरता जो पिछले कई दिनों से किसी चट्टान की तरह जमी हुई थी। महफिल में एक दबाव भरी खामोशी थी, जिससे सबके दिलों में कोई अनकही बेचैनी छुपी हो। मौलवी साहब ने कागज पर नजर डाली और रस्मी आवाज में बोले, रुजदा मुबीन, आपका निकाह अबान शाह वल्द नईम शाह से किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? रुजदा के होठ कांपे। वो कबूल है कहने वाली थी कि पीछे से एक कांपती हुई आवाज ने सारी हवा छेड़ दी। मुझे कबूल नहीं है। सबके सर मुड़े। चेहरे पर खड़ी रूमी की हालत किसी तूफान के बाद के खंडर जैसी थी। उसके बाल बिखरे हुए, चेहरा आंसू से तर, हाथ में कांपती हुई बंदूक। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। अबान के चेहरे पर जैसे रंग ही नहीं रहे। वो झटके से खड़ा हुआ। रूमी, ये क्या? वो आगे बढ़ी। कदम डगमगा रहे थे मगर आवाज में भूकंप था। ये निकाह नहीं होगा जब तक ये शख्स मुझे तलाक नहीं देता। रुजदा के चेहरे पर हवाइयां उड़ गई। मौलवी साहब पीछे हट गए और औरतों की पंक्तियों से चीखें होने लगीं। अबान ने हाथ उठाया, ये क्या पागलपन है? बंदूक नीचे करो, लोग देख रहे हैं। रोमी की हंसी रोती हुई थी। पागलपन? हाँ, शायद हूँ। तुमने मुझे पागल ही बनाया है ना। 3 साल तुम्हारे साथ गुजारते गुजारते मेरी रूह घुट गई। मैं बस एक जरूरत थी। औलाद चाहिए थी ना तुम्हें, मैं नहीं दे सकी। तुमने तो छोड़ दिया मुझे। अबान का लहजा सख्त हो गया। अभी अंदर जाओ, बाद में बात करेंगे। ये नाटक खत्म करो। वो चीखी, ये नाटक नहीं है,
मैं थक चुकी हूँ। समझो अबान, मैं खुद को तबाह नहीं कर सकती। तुम्हारे साथ रहकर सांस लेना पाप लगता है। अबान ने एक कदम आगे बढ़ा। रूमी, बंदूक नीचे करो, गोली चल जाएगी। वो उसके अल्फाज के बीच बोल पड़ी। बस, तुम तलाक दे दोगी या नहीं? मैं सिर्फ 3 गिनूंगी। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर आंखों में डरावना यकीन था। अबान दबी आवाज में बोला, मैं नहीं दूंगा तलाक। एक, उसने कहा। आंखों में आंसू चमके और उसकी आवाज टूट गई। रूमी, बस करो। 3, और अगले लम्हे गोली की आवाज ने हवा का सीना चीर दिया। लम्हे भर को जैसे वक्त रुक गया। वो गोली सीधी उसकी कनपट्टी से गुजरी। उसका शरीर पीछे की तरफ झुका और जमीन पर गिरने से पहले उसकी बंदूक हाथ से छूट गई। अबान के चेहरे पर चीख जम गई। वो दौड़कर उसके पास पहुंचा, उसे झंझोड़ने लगा। रूमी, आंखें खोलो, ये क्या किया तुमने? पागल लड़की, देखो मेरी तरफ। लेकिन उसके चेहरे पर एक शांत सी शांति उतर आई, जैसे सारी जंग खत्म हो गई हो। रुजदा हिचकियां लेकर रोने लगी। लोग भागदौड़ में लग गए। शोर, चीखे, दौड़ते कदम, सब एक धुन में बदल गए। अबान ने उसे गोद में उठाया। वो चिल्लाया, रास्ता दो, कोई गाड़ी निकालो। दरवाजे की तरफ भागते हुए उसने कंधों पर खून की छींटें थीं, हाथ कांप रहे थे, मगर आंखों में सिर्फ एक सवाल था, क्या यही अंत था हमारे सब कहे अनकहे सपनों का? बाहर सड़क पर अंधेरा था। गाड़ी की हेडलाइट में उसके आंसू चमक रहे थे। उसने आखिरी बार रूमी के चेहरे की तरफ देखा। वो चुप थी, जैसे जिंदगी का शोर खत्म करके अब शांति से सो गई हो। कुछ देर बाद अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में लाइटों की तेज चमक और दौड़ते कदमों की आवाजें एक तकलीफदायक शोर पैदा कर रही थीं। स्ट्रेचर पर लेटी रूमी के चेहरे पर खून के धब्बे अब भी नजर आ रहे थे और अबान बेबस उसके पीछे भाग रहा था। नर्सों ने उसको पीछे से रोक लिया। सर, प्लीज, आप यहाँ तक नहीं जा सकते। दरवाजा बंद हुआ और ऊपरी शीशे से बस एक लम्हे को उसने देखा कि डॉक्टर ने उसके चारों ओर जमा होकर काम शुरू कर दिया। सफेद कपड़ों में लिपटे वो लोग जैसे फरिश्ते नहीं, वक्त के जज लग रहे थे, जो फैसला लिखने वाले थे कि जिंदगी बचेगी या नहीं। अबान दीवार से टेक लगाकर खड़ा था। सांसें बेतरतीब, आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। हाथों पर अब भी उसका खून लगा था। वो कभी दीवार पर मुक्का मारता, कभी जमीन पर बैठकर सर झुकाता। दिल के अंदर जैसे हर धड़कन किसी पछतावे की गूंज बन गई थी। रूमी, वो बड़बड़ाया, मैंने तुम्हें क्यों नहीं सुना? तुम रो रही थी, बिलक रही थी, और मैं सिर्फ अपनी जिद में अंधा हो गया। कॉरिडोर में वक्त जैसे रुक सा गया। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, हर लम्हा भारी पत्थर की तरह उस पर गुजरता जा रहा था। फिर अचानक दरवाजा खुला। डॉक्टर साहब मास्क उतारते हुए बाहर आए। उनके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। अबान लपक कर उनके सामने आया। डॉक्टर साहब, वो कैसी है? मेरी बीवी ठीक है ना? कुछ तो कहिए। डॉक्टर ने गहरी सांस ली। देखें, आपकी बीवी बहुत नाजुक हालत में है। गोली दिमाग के आर पार हो गई है। ऊपर वाले का शुक्र है गोली कहीं अटकी नहीं, वरना वो मौके पर मर जाती। लेकिन अबान की आंखों में डर फैल गया। लेकिन क्या? डॉक्टर धीरे से बोला, उनका दिमाग काफी हद तक क्षतिग्रस्त हुआ है। हमने जो कुछ संभव था सब कर लिया। अब सिर्फ प्रार्थना करें कि उन्हें होश आ जाए। बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। अबान ने एक कदम पीछे हटकर दोनों हाथ जोड़ दिए। आंसू तेजी से बह निकले थे। डॉक्टर, ऊपर वाले के लिए इसे बचा लीजिए। मैं इसके बगैर नहीं जी सकता। वो मेरी पहली मोहब्बत है, मेरी सबसे बड़ी गलती भी। मैंने उसे दुख दिया, मगर मैं सच कहता हूँ, मैं बस अब उसके बगैर कुछ नहीं। अगर वो चली गई तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। डॉक्टर ने उसके कंधे पर नरमी से हाथ रखा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, बाकी सब प्रार्थना का मामला है। कभी कभार चमत्कार हो जाते हैं, शायद आपकी प्रार्थनाएं भी कोई चमत्कार ले आए। ये कहकर वो वापस ऑपरेशन थिएटर में चले गए। अबान वहीं बैठता चला गया। फर्श ठंडा था, मगर उसके अंदर आग जल रही थी। उसके होठों से बेखास्ता अल्फाज निकले, ए ऊपर वाले, ये मुझसे क्या हो गया? वो रोती रही, बिलखती रही, मगर मैं नहीं रुका। मैंने उसकी मोहब्बत को अपनी कमजोरी समझा। मैं औलाद की ख्वाहिश में इतना अंधा हो गया कि मोहब्बत का मतलब भूल गया। ए ऊपर वाले, उसे बचा ले। मैं वादा करता हूँ, अगर उसे कुछ नहीं हुआ तो मैं कभी दूसरी शादी नहीं करूँगा। कभी नहीं। मैं उसे संभाल लूँगा, चाहे सारी ज़िंदगी बिना औलाद रहूँ। बस उसे वापस दे दे। कॉरिडोर में खामोशी छा गई। सिर्फ घड़ी की टिक-टिक वो दिल की धड़कन के साथ मुकाबला कर रही थी। 4 घंटे बाद डॉक्टर दोबारा प्रकट हुए। उसके कपड़ों पर अब भी खून के हल्के निशान थे, मगर चेहरे पर एक नरम सी मुस्कुराहट। अबान लपका, डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, आपकी प्रार्थनाएं रंग लाईं।
आपकी बीवी अब खतरे से बाहर है। उन्हें होश आ गया है। थोड़ी बहुत स्मृति हानि हुई है, दिमाग में चोट आई है, मगर जान का अब कोई खतरा नहीं है। अबान की आंखों में बेचैनी थी, लब कपकपाए, फिर अचानक वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू टूटकर जमीन पर गिर रहे थे। शुक्र है मेरे रब, वो गिर गया पूरे अस्तित्व के साथ। उसकी आवाज भारी हुई थी। तू बड़ा दयालु है। मैंने उसे खोकर सीखा कि मोहब्बत परीक्षा नहीं, अमानत होती है। अब मैं उस अमानत की रक्षा करूंगा, चाहे अपनी सांसें कुर्बान करनी पड़े। कॉरिडोर की रोशनी में वो गिरा हुआ शख्स ऐसे लग रहा था जैसे पाप की धूल धोकर पहली बार इंसान बन गया हो। अस्पताल के वार्ड में रात के पिछले पहर की खामोशी थी। मध्यम रोशनी में सब कुछ धुंधला सा लग रहा था। मशीनों की बीप, ऑक्सीजन सिलेंडर की सरसराहट और कभी-कभी मरीज के कराहने की आवाज। अबान दरवाजे पर रुका तो उसके कदम खुद ब खुद सुस्त हो गए। सामने वो बिस्तर पर लेटी थी, रूमी, सर पर पट्टी, चेहरा पीला, होठों पर सफेदी और मुंह पर ऑक्सीजन मास्क। उसकी सांसों की रफ्तार मशीन पर झलक रही थी, जैसे जिंदगी एक एक लम्हे के सौदे में बंधी हो। अबान के गले से आवाज नहीं निकली। वो कुछ देर बस देखता रहा, फिर धीरे से आगे बढ़ा। आंखों के किनारों पर आंसू चमकने लगे, मगर उसने उंगलियों से उन्हें साफ किया, किसी बच्चे की तरह जिसे रोना छुपाना आता नहीं। वो कुर्सी खींचकर उसके करीब बैठ गया। रोमी की पलकें हल्की सी कांपी। उसने साथ के साथ जरा सी हलचल की और जैसे उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ, धीरे से आंख खोल दी। अबान ने झुककर तुरंत उसका हाथ थाम लिया। मत बोलो प्लीज। उसकी आवाज रुकी रुकी सी थी। बस मेरी बात सुनो। वो झुककर उसके करीब हुआ, उसकी उंगलियों को हथेलियों में दबा लिया। रूमी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, बहुत तकलीफ दी। तुम बिल्कुल ठीक कहती थी। मैं अपनी जिद में अंधा हो गया। औलाद की ख्वाहिश पर मैंने तुम्हारा दिल तोड़ दिया, तुम्हारी सांसें छीन ली। लेकिन अब नहीं, अब बस तुम हो। मैं वादा करता हूँ, दूसरी शादी का सवाल ही नहीं। मुझे अब औलाद की जरूरत नहीं। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, आखिरत में कौन सा मेरे 7 बच्चे होंगे? वहां तो सिर्फ तुम होगी। जन्नत में अगर कोई मेरा साथी बन सकता है तो वो तुम हो। रोमी की आंखों से 2 आंसू बह निकले। मास्क के अंदर नमी बन गई। उसने कांपते हाथ से ऑक्सीजन मास्क हटाया। सांस कुछ भारी हुई, मगर उसने बोलने की हिम्मत की। अबान, तुम ऐसा मत कहो। शादी कर लो। मैं खुद पीछे हट जाऊंगी, मगर शायद मुझ में कमी है। 3 साल हो गए, मैं नहीं बन सकी। शायद मेरी किस्मत खाली लिखी गई है। तुम क्यों सजा भुगतो मेरी असफलता की? अबान ने तुरंत उसके होठों पर उंगली रख दी। एक लफ्ज और नहीं। वो धीरे से मुस्कुराया, मगर उस मुस्कुराहट में नमी थी। कमी तुम में नहीं, कमी मेरे दिल के यकीन में थी। मैंने तुम्हारी मोहब्बत पर शक किया, इसके बदले तुमने अपनी जान दे दी। बताओ, उसके बाद मैं कैसे किसी और को अपनी जिंदगी में ला सकता हूँ? मैंने सब कुछ खुद बर्बाद किया, अब खुद ही ठीक करूंगा। बस तुम ठीक हो जाओ। रूमी ने आंखें बंद की, सांस भारी हुई, फिर धीरे से बोली, काश तुमने ये सब पहले कहा होता। अबान ने उसका हाथ अपने चेहरे से लगा लिया। हाँ काश, लेकिन इंसान काश के बाद ही समझता है। मैंने तुम्हें खोकर जाना है कि तुम मेरा सब कुछ थी। अब अगर तुम सांस लोगी तो मेरी जिंदगी चलेगी। अगर तुम रुक गई तो मैं भी मर जाऊंगा। रोमी के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, जैसे दर्द में भी मोहब्बत का रंग घुल गया हो। तुम्हें पता है, मैं रोज प्रार्थना करती थी कि ऊपर वाला तुम्हें सुकून दे, मगर शायद मेरी प्रार्थना ही उल्टी पड़ गई। मैं सुकून मांगती रही, तुम जिद करते रहे। अब बस एक बात का वादा करो, कभी मुझसे नाराज नहीं होना। अबान ने उसका हाथ अपने दिल पर रखा। ये दिल तुम्हारे बगैर धड़कना भूल गया है। नाराज क्या होना, तुम तो इसमें रहती हो। रोमी की पलकों पर आंसू कांपे, जो उसके गाल से नीचे बह निकला। अबान ने झुककर वो आंसू चूम लिया। अरे कुछ भी नहीं कहो, बस आराम करो। मैं यहीं हूँ, कहीं नहीं जा रहा। कमरे में सिर्फ मशीन की बीप बाकी रही और इन दोनों के बीच एक खामोश वादा, जो लफ्जों से नहीं, पश्चाताप और मोहब्बत के इंतजार से लिखा गया था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। 1 हफ्ते बाद उसको अस्पताल से छुट्टी दी गई। वो उसको लिए सीधा घर आया था। दरवाजा धीरे से खुला। हल्की सी शाम की रोशनी पर्दों के बीच से छनकर अंदर आ रही थी। अबान ने संभालते हुए रूमी को बाजू के सहारे पर थामा हुआ था। वो अब भी कमजोर थी, कदम डगमगाए थे, चेहरे पर पीली और आंखों के नीचे काले घेरे, मगर आंखों में वही सुकून था जैसे मौत के किनारे से लौटते वक्त शख्स को दुनिया की हर नफरत मामूली लगने लगती है। जैसे वो दोनों लाउंज में दाखिल हुए, नजमा बेगम और रुजदा सोफे पर बैठे बातों में व्यस्त थी।
दोनों की नजरें तुरंत उन पर उठी। लम्हे भर को हवा शांत हुई। फिर रुजदा ने अपने दुपट्टे का पल्लू संभाला और नजमा बेगम ने किताब मेज पर रख दी। अबान ने निगाहें उठाई, बगैर देखे सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ने की कोशिश की, मगर पीछे से एक सख्त और आदेश देने वाली आवाज उठी, ठहरो। अबान के कदम रुक गए। उसने धीरे से पलटकर देखा। नजमा बेगम अपनी जगह से खड़ी थी, चेहरा गुस्से और अहंकार से भरा हुआ। मैं इस लड़की को अब अपने घर में स्वीकार नहीं करूंगी। उनकी आवाज ठोस थी। जितना तमाशा उसने पूरे खानदान के सामने किया है, मैं भूल नहीं सकती। उसे अभी इसी वक्त उसकी माँ के घर छोड़कर आओ। रूमी के लब कांप गए, मगर उसने नजरें झुका ली। अबान ने गहरी सांस ली, मगर लहजा नियंत्रण में रखा। अम्मा, जो उल्टी सीधी बातें जिसने आपके कानों में भरी हैं, वही रहने दें। मेरे घर के फैसले मेरे हैं। इसे कहाँ रहना है कहाँ नहीं, ये मेरा मामला है। नजमा बेगम का चेहरा लाल हो गया। ये जुबान तुम्हारी, भूल गए हो तुम? ये वही लड़की है जिसने सबके सामने तुम्हें अपमानित किया, बंदूक उठाकर आत्महत्या की धमकी दी। खानदान वाले आज तक मजाक बनाए बैठे हैं और तुम इसे सम्मान से वापस घर पर ला रहे हो। अबान का संयम टूटने के करीब था, मगर उसने नरमी में कड़वाहट छुपाई। अम्मी, वो मौत के मुंह से लौटी है। उसका दिमाग अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं है। आपको अंदाजा भी है गोली कहाँ लगी थी? दिमाग में। ऊपर वाले का करम हुआ कि ये जिंदा है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। वो सच में हाथ बांध चुका था। मुझे औलाद नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए। मैं मरने के बाद जन्नत में इसके साथ रहना चाहता हूँ, किसी और के साथ नहीं। कमरे में खामोशी छा गई। सिर्फ रुजदा की गहरी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। वो अचानक खड़ी हुई, दुपट्टा कंधे पर डाला और तेज लहजे में बोली, तो फिर मुझसे शादी के वादे क्यों किए थे अबान तुमने? मेरी जिंदगी तबाह कर दी। अबान का चेहरा लम्हे भर के लिए सख्त हुआ, मगर आवाज में ठहराव था। मैंने तुमसे कोई वादा नहीं किया था रुजदा। तुम खुद मेरे पास आई थी। तुम्हारा प्रस्ताव, तुम्हारी बातें सब याद है मुझे। अगर भूल गई हो तो मैं दिखा सकता हूँ। मेरे दफ्तर में हर बात की रिकॉर्डिंग है। रुजदा के चेहरे पर शर्मिंदगी की एक लहर दौड़ गई, मगर उसने उसे छुपाने की कोशिश की। झूठ बोल रहे हो तुम। तुमने मेरी आंखों में देखकर कहा था। अबान ने उसकी बात काटते हुए सख्त लहजे में बोला, काफी है। झूठ मैं नहीं बोल रहा, लेकिन अगर तुम चाहो तो कैमरे की आंख फैसला कर लेगी। उसने एक लम्हे को अपनी माँ की तरफ देखा। अम्मी, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता, मगर इस वक्त मेरी बीवी का दिल और दिमाग दोनों जख्मी हैं। मुझे इजाजत दे, मैं उसे कमरे में ले जाऊं। नजमा बेगम के चेहरे पर खामोशी छा गई, मगर आंखों में अहंकार की चमक बाकी थी। रुजदा ने गुस्से से एक कदम पीछे हटाया और हाथ झटक कर बोली, तुम सब एक जैसे हो, अपनी औरतों को गुलाम। अबान ने एक ठंडी निगाह उन पर डाली, एक ऐसी निगाह जिसमें थकान, दर्द और फैसले सब मौजूद थे। गुलाम नहीं, पति वो होते हैं जो अपनी बीवी को सहारा दें, ना कि दूसरों के डर में छोड़ दें। ये कहकर उसने रूमी को मजबूती से थामा और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ गया। पीछे रुजदा का गुस्सा कांपता रह गया और नजमा बेगम की खामोशी में हार का बोझ उतर गया। ऊपर कमरे का दरवाजा बंद हुआ तो नीचे लाउंज में सिर्फ सन्नाटा बाकी था। वो सन्नाटा जिसमें पहली बार हक और मोहब्बत एक दूसरे के साथ खड़े थे। वक्त और तेजी से गुजरता जा रहा था। 6 महीने बाद कमरे में शाम की नरम रोशनी छाई हुई थी। खिड़की के पास सफेद पर्दे हवा के साथ धीरे धीरे लहरा रहे थे। बाहर पेड़ों के पत्ते हल्की सी हवा में सरसराते, जैसे किसी नई शुरुआत की खुशी में बातें कर रहे थे। वो दरवाजा खोलकर अंदर आया तो उसने देखा वो खिड़की के पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। चेहरे पर वही सुकून, वही रोशनी जो कभी खो गई थी, अब पूरी चमक से लौट आई थी। वो खामोशी से उसके करीब आकर खड़ा हो गया और नरमी से उसके सर पर चुम्बन दिया। क्या देख रही हो? उसने धीरे से पूछा। वो पलटकर उसकी तरफ देखने लगी। आपका इंतजार कर रही थी। एक बहुत बड़ी खबर है। वो हल्का सा मुस्कुराया, आंखों में जिज्ञासा। अच्छा, क्या खबर है? कहीं तुमने मुझे फिर डराना तो नहीं? वो हंसी, एक लंबी सांस ली और धीरे से ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर साइड दराज खोली। वहां से एक मुड़ी हुई रिपोर्ट निकाली और उसे थामते हुए बोली, यह आपके 3 साल का धैर्य है, देख लीजिए। उसने हैरानी से रिपोर्ट ली। आंखों में एक अजीब सा सवाल उभरा, ये क्या चीज है? पढ़िए ना, पता चल जाएगा। वो रिपोर्ट खोलता गया, नजरें लफ्जों पर ठहरती गई और फिर अचानक उसके हाथ कांप गए। कागज थामते थामते वो चंद लम्हे बिल्कुल शांत खड़ा रहा, फिर धीरे से सर उठाया, उसके चेहरे को देखा, आंखों में नमी और लबों पर वही मासूम सी मुस्कुराहट। ये सच है? तुम मजाक तो नहीं कर रही? उसकी आवाज भर गई। वो हंसते हुए उसके करीब आई। आपको लगता है मैं इस बात पर मजाक करूंगी?
वो अभी भी हैरान खड़ा था। ये कैसे संभव है? अभी तो कोई उम्मीद नहीं थी। तुम्हारी तबीयत, सब कुछ तो इतना कमज़ोर लग रहा था। वो नरमी से बोली, ये सब साफ इरादे का नतीजा है। डॉक्टर्स तो पहले दिन से कह रहे थे कि हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं, सिर्फ वक्त नहीं आया था। ऊपर वाले ने देर की, मगर इनकार नहीं किया। उसके चेहरे पर आंसुओं के साथ हंसी घुल गई। वो आगे बढ़ा और उसके दोनों हाथ थाम लिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुमने मेरा विश्वास वापस लौटा दिया। मैंने खुद अपनी प्रार्थनाओं पर यकीन उठा लिया था। वो बोली, जब आपने इरादा साफ किया, अपने दिल से वो सारी कड़वाहट, वो सारी जिद निकाली, तब ऊपर वाले ने हमारे लिए रास्ता खोल दिया। हमने एक दूसरे को दिल से स्वीकार किया, तो ऊपर वाले ने हमारी इच्छाओं को स्वीकार कर लिया। वो हल्का सा हंसा, मगर आवाज लड़खड़ा रही थी। तुम सच कहती हो, शायद औलाद से पहले हमें प्यार सीखना था। मैं खुदगर्ज था और तुमने धैर्य किया। तुमने मेरा घर बचा लिया, मेरी जिंदगी सुधार दी। वो धीरे से बोली, अब सब कुछ बेहतर है, बस प्रार्थना कीजिए छोटी सी जान हमें सुरक्षित मिल जाए। उसने आगे बढ़कर उसको बाजुओं में भर लिया, माथे पर एक लंबा चुंबन दिया। ऊपर वाले की कसम, मैंने आज स्वर्ग देख लिया। अगर मैं मर भी जाऊं तब कोई कमी बाकी नहीं। तो मेरी सबसे बड़ी प्रार्थना थी, और ये खबर मेरी प्रार्थना का जवाब। खिड़की से रोशनी कमरे में दाखिल हो रही थी। उसकी आंखों से आंसू इस रोशनी में चमक रहे थे। वो दोनों कुछ देर यूं खामोश खड़े रहे। शाम की प्रार्थना की आवाज ऊंची हुई। हवा में कृतज्ञता और शांति का एक गहरा रंग फैल गया था। वो बोली, देखिए, ऊपर वाला कभी किसी को निराश नहीं करता है, बस देर करता है ताकि हम प्रार्थना मांगना ना छोड़ें। वो बोला, और अब मैं कभी प्रार्थना मांगना नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम्हारी शक्ल, मेरी हर प्रार्थना पूरी हो गई। उसने धीरे से सर उठाकर उसके सीने पर रख दिया। कमरे में सिर्फ उनकी सांसों की आवाज बाकी रह गई। बाहर सूरज डूब रहा था, लेकिन उनकी जिंदगी में एक नया सूरज उग चुका था, उम्मीद का, प्यार का और इस धैर्य का, जो आखिरकार सफल हो गया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।